With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। इसका नाम है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें इसके नाम से ये बात पता चलती है कि कोई भी बायोलॉजिकल क्वेश्चन है उसको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए। कोई भी बायोलॉजी ज़िंदगी के हवाले से किसी किस्म का भी जो क्वेश्चन है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। हमारे जहन में अगर किसी किस्म का भी कोई बायोलॉजिकल क्वेश्चन उठता है, ज़िंदगी में, इस दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें पाई जाती हैं उनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे जहन में आता है तो वो हमने किस तरीके से हल करना है, ये हमने आज अपने इस चैप्टर के आगाज़ में इस चैप्टर में सबसे पहले हमें साइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि साइंस क्या है। तो अगर आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि हमने फर्स्ट चैप्टर में साइंस के बारे में क्या बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि साइंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है कि जो इंसान का मुशाहिदा, जब से ये कायनात तख्लीक में आई है और इंसान इस दुनिया में आया है, तो इंसान के जो मुशाहिदात हैं इस दुनिया के बारे में, और उस मुशाहिदात के बाद जब वो उसको प्रैक्टिकली हल करता है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो ये जो एक मुशाहिदे का और उसके बाद उस मसले को हल करने का अमल है वो साइंस में आता है। तो उसके बाद इस साइंस के कॉन्सेप्ट के बाद हमने इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है जी? बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा साइंटिफिक अमल है जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ऐसा साइंसी अमल जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? बायोलॉजिकल मेथड। इस चैप्टर के आगाज़ में ये बताया गया है कि इंसान के जो मुशाहिदात हैं वो बहुत अरसा दराज से चल रहे हैं। बायोलॉजी की फील्ड में तकरीबन 500 साल पहले से बायो के हवाले से मुशाहिदात चल रहे हैं, जिसमें 1590 में गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस वक्त से लेके आज तक गैलीलियो पहला बायोलॉजी का साइंटिस्ट था। उससे लेके अब तक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं बायोलॉजी के हवाले से। और आपकी बुक में साथ ही एक बॉक्स में बताया गया है कि इंसान जो है वो उसकी शुरू से ही उसकी नेचर में साइंस का कॉन्सेप्ट है वो मुशाहिदात करता रहता है, ठीक है, और उनके हल भी निकालता रहता है अपने फ़वाइद के लिए। इसी तरह जो शिकारी इंसान शुरू से देखता आया कि कौन से जानवर किस जगह पे रहते हैं, जितना ज़्यादा उसने इस चीज़ में रिसर्च की उतना ज़्यादा वो अच्छा हंटर बना। और पौधों के लिहाज से भी इंसान मुशाहिदे करता रहा कि कौन सा पौधा खाने के काबिल है और कौन सा खाने के काबिल नहीं है। इस तरह उसको जब उसने मुशाहिदात किए, उसने जो उसके ज़हन में साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक क्वेश्चन आते थे, जब वो उसका हल निकालता था, तो इस तरह आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च, मैनी 100 ईयर्स ऑफ रिसर्च, वो आज किसी न किसी नतीजे पर पहुंच चुका है कि कौन से पौधे किस काम आते हैं, कौन से जानवर किस काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल मेथड में हमने पढ़नी है कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको हल करते हैं। तो इसमें अब हमने कुछ स्टेप्स पढ़ने हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इसके ज़रिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में 7 स्टेप्स हैं जिससे हम साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्नाइज का मतलब होता है जी पहचानना, तो उसी से ये लफ्ज़ निकला है जी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। असल में ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम इनको समझ लें, इनकी समझ हमें अगर आ जाए, तो फिर हम ये कभी भी भूलते नहीं इनको, हम इनको कभी भी भूलते नहीं हैं। पेपर में भी आपके जहन में कोई ना कोई कंसेप्ट रहता है, अगर आपको उस चीज़ की समझ हो, और अगर आपको ये समझ ना आए और आप वर्ड टू वर्ड इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये इंटरमिंगल हो सकता है और इस तरह आपके पेपर में आपको मसला बन सकता है। इसलिए ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप इनको याद ज़रूर करें, लेकिन इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पहला प्रॉब्लम है जी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसको अगर हमने समझना है तो ये क्या बात है। ये बात यह है कि जब भी किसी
साइंसदान जो बायोलॉजिकल मेथड को अपनाते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो वो सबसे पहला स्टेप ये वाला होता है। उसके अंदर क्या होता है जी कि कोई भी क्वेश्चन जो किसी साइंसदान के जहन में आए या कोई क्वेश्चन कोई भी इंसान किसी साइंसदान से पूछे, तो दो ही सूरत में इंसान के जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है, या कोई आपसे सवाल करे या आपके जहन में खुद एक चीज़ आए। इसको क्या कहते हैं जी? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी लिविंग थिंग के बारे में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और आप फौरन बायोलॉजिकल मेथड के जरिए उसका फर्स्ट स्टेप लें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो वो क्या है जी? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन आप बुक से याद कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैंने आपको समझानी थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नाम से ही जाहिर है कि मुशाहिदा, इसका लफ्ज़ी मतलब है जी मुशाहिदा करना। जब आप एक प्रॉब्लम को अपने जहन में देख लेते हैं कि ये एक मसला है जिसको मैंने हल करना है, उसके बाद आप दूसरा स्टेप जो साइंटिस्ट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? ऑब्जर्वेशन का। कि ऑब्जर्व करते हैं कि वाकई ये जो मसला है ये आया कि है भी सही या नहीं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जी ये 5 सेंसेस की मदद से की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस से नवाजा है, तो वो कौन सी हैं? विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। ये 5 सेंसेस हैं जिनकी मदद से जी ऑब्जर्वेशन को किया जाता है। और ऑब्जर्वेशन जो है, एक मुशाहिदा जो है किसी भी साइंटिस्ट का, वो 2 टाइप्स का होता है। 2 तरह से वो किया जाता है। एक क्वालिटेटिव होती है ऑब्जर्वेशन और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। क्वालिटी की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे उसकी खासियत बयान की जाती है। उसको जो भी चीज़ जिसकी ऑब्जर्वेंस हो रही होती है उसको थ्योरेटिकल बयान किया जाता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये क्वालिटेटिव में बताया जाता है। क्वालिटेटिव में थ्योरेटिकली बताया जाता है कि आया ये चीज़ कैसी है और ये चीज़ कैसी है, इसको थ्योरेटिकल बताया जाता है, इसको ज़बानी बताया जाता है ऑब्जर्वेशन को। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये है कि उसकी एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी मैथमेटिकल फिगर्स के अंदर उसकी क्वांटिटी को बताया जाता है। तो क्वालिटेटिव में हमें आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर देन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर देन है, तो ये एक सिर्फ थ्योरी के लिहाज से हमें बताया गया। एक और एग्जांपल दी गई है कि वाटर जो है वो एथेनॉल से हैवियर है। अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं ना पता कि वो उसका क्या वेट है और उसका क्या मास है, हमें फिगर्स के अंदर नहीं पता, लेकिन थ्योरेटिकल हमें बताया गया कि हमें ये बताया गया कि वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन की टाइप है जी वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसमें हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी मिकदार क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस फिगर से हमें पता चला कि एग्जैक्ट बात क्या की जा रही है। और दूसरे नंबर पे एग्जांपल दी गई है जी कि वाटर का जो कि 1 लीटर जो वाटर है उसका वेट है जी 1000 ग्राम्स और 1 लीटर जो एथेनॉल है उसका वेट है जी 789 ग्राम्स। तो ये आपकी बुक में नीचे टेबल दिए गए हैं, 2 उसमें एग्जांपल्स दी गई हैं। तो वो सिर्फ ये समझाने के लिए दी गई हैं कि क्वालिटी की जहाँ पे बात होती है तो उसमें एक्यूरेसी का चांस कम होता है, जबकि क्वांटिटी की जहाँ पे बात होती है तो उसमें बात बिल्कुल एक्यूरेट हो रही होती है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो कि 5 सेंसेस से की जाती है और उसकी 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के ठीक होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं, क्वांटिटेटिव जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देती है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास तीसरा स्टेप है जी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या है जी? हाइपोथेसिस का लफ्जी मतलब मफरूज़ा होता है, मफरूज़े को बनाने का अमल। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो होती है, जब ऑब्जर्वेशन की जाती है उसको डाटा फॉर्म में लिखना, उसको एक पेज पे उतारना, उस सारी ऑब्जर्वेशन को उसको पेज पे उतारने के अमल को हाइपोथेसिस कहते हैं। डाटा फॉर्म में या उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पेज के ऊपर लिखना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कहलाता है। किस चीज़ को जी? ऑब्जर्वेशन को, अपने मुशाहिदे को। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जी कि ये कैसा होना चाहिए हाइपोथेसिस। इसमें सबसे पहले नंबर पे है जी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखी जाने वाली जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए,
टेंटेटिव आइडिया से मुराद ये है कि एक तजर्बाती ख्याल, जैसे एक इंसान के जहन में एक ख्याल आता है किसी भी चीज़ को देख के, तो वो एक जहनी कोशिश से बनाया जाने वाला जो एक सवाल है, एक बात है, वो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है जी, कि एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए जब आप हाइपोथेसिस को पेज पे लिखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है जी कि जो दूसरी ऑब्जर्वेशंस उसी बात पे की गई हैं उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर किसी और ने कोई ऑब्जर्वेशन उसके बारे में की हुई है, दूसरी ऑब्जर्वेशंस जो अवेलेबल हैं उससे आपने जो हाइपोथेसिस बनाना है उसकी और जो पहले से मौजूद ऑब्जर्वेशन है उनमें हम आगे होनी चाहिए, उनमें एक जैसापन होना चाहिए। और चौथी जो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको सिंपल से सिंपल रखना चाहिए, सादा अल्फाज में लिखी जाए ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। जो भी मफरूज़ा बनाए उसको बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखे, ना कि ऐसे लिखे कि ऐसा अपना ख्याल लिख दे कि वो समझने वाले को समझ ना आए कि ये क्या लिखा गया है। और इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो है हाइपोथेसिस की, वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो भी मफरूज़ा बनाया जाए वो ठीक हो। मफरूज़ा हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर गलत होने की भी गुंजाइश हो, उसको कोई भी डिसप्रूव कर सकता हो। ज़रूरी नहीं कि मफरूज़ा जो एक बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने ख्यालात को लिख रहा है वो 100% ठीक हो, वो गलत भी हो सकते हैं, उनको कोई गलत भी कर सकता है। तो ये इसकी पांचवी खसूसियत है। हाइपोथेसिस के अंदर लास्ट पे एक बात कही गई है कि हाइपोथेसिस जो होता है, साइंसदान इसमें काफ़ी गौर से इसको हल करते हैं। हाइपोथेसिस जो बनाते हैं उसमें काफ़ी जहन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक मफरूज़ा जो किसी मुशाहिदे को देख के बनाया जाता है उसमें रीजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदान रीज़न का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये जो भी वो मुशाहिदा करते हैं उसके अंदर उस काम के होने की कोई ना कोई वजह तलाश करते हैं। उस मुशाहिदे में साइंटिफिक मुशाहिदा जो करते हैं उसमें रीजनिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ में जी? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में। वजूहात की बिना पे हाइपोथेसिस को तश्कील दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है जी, डिडक्शन। मैथ में जहाँ पे डिडक्शन लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है उसमें हमें पता चलता है कि किसी चीज़ के माइनस होने की बात की जा रही है, डिडक्ट होने की बात की जा रही है। तो चौथा जो हमारा ये स्टेप है, इसमें जो भी हम मफरूज़ा बनाते हैं, जो भी साइंसदान हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, इस हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन का प्रोसीजर किया जाता है। और डिडक्ट का मतलब है कि हाइपोथेसिस को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। हाइपोथेसिस में से काम की जो बात है, जो एक मेन उसका पॉइंट है हाइपोथेसिस के अंदर, उसको डिडक्ट करके लिखना, उसको अलहदा लिखना, उसको डिडक्ट कर देना। इसमें आपकी डेफिनेशन दी गई है कि द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, एक लॉजिक पे मबनी, एक रीज़न पे मबनी जो एक चीज़ अंदर से जो निकाली जाती है हाइपोथेसिस में। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो एक हाइपोथेसिस में से रिजल्ट निकाला जाता है, उस रिजल्ट को आप डिडक्शन का नाम देते हैं। हाइपोथेसिस मफरूज़ा बनाने के बाद जो भी आपके पास एक रिजल्ट आता है उसको आप डिडक्शन का नाम देते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है जी कि इसमें इफ़ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल होती है। इफ़ एंड देन, ये जो डिडक्शन है इसको आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कह सकते हैं। और इसमें साइंसदान जो है वो इफ़ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये रिजल्ट आता, अगर ऐसा होता तो ये रिजल्ट आता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो डिडक्शन के अंदर इफ़ एंड देन का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोथेसिस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। और इसके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होता है इफ़ एंड देन का। हमारे पास फिफ्थ स्टेप है जी, एक्सपेरिमेंटेशन। डिडक्शन, जब हमने डिडक्शन कर लिया, हमने हाइपोथेसिस को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया और उसमें इफ़ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल होती है, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ आते हैं, जो कि बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने का सबसे अहम स्टेप है। सारे बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अहम स्टेप जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन होता है। और एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर साइंसदान प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मफरूज़ा, जितने भी मफरूज़े उनके पास इकट्ठे होते हैं, उनको वो
अपने सामने रख के उस पर बहुत सख्त टेस्टिंग करते हैं। आपकी बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जी, रिग्रेस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जितने भी डिडक्शंस इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ हाइपोथेसिस से, उनको रिग्रेस टेस्टिंग की जाती है। उनको बहुत शिद्दत से, बहुत सख्ती से उनकी टेस्टिंग की जाती है। और जो हाइपोथेसिस ठीक होता है सब में से, उसको अलग कर लिया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स करके सारे डिडक्शंस जो जितने भी सामने होते हैं, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बार बार उनकी टेस्टिंग करने के बाद जो हाइपोथेसिस ठीक होता है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ठीक होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और फर्दर उनके ऊपर उनको पब्लिश करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये हम करते हैं जी एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, कि जो डिडक्शंस हमें मुख्तलिफ हाइपोथेसिस से मिलती हैं उसको हम प्रैक्टिकली रिग्रेस टेस्टिंग के ज़रिए से उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक होते हैं हम उनको अलग कर लेते हैं, और जो गलत होते हैं, जो प्रैक्टिकली साबित नहीं होते, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और जो ठीक होते हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है जी हमारा छठे नंबर पे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं जी, जो डाटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट से, जो रियल डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव मटेरियल, उसको हम डाटा फॉर्म में लिखते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं उस सारे डाटा का जो इन रियल हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, उसको हम डाटा फॉर्म में लिखते हैं और उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? ये स्टैट्स असल में एक सब्जेक्ट है पूरा, उसके अंदर हमारे पास हमें मुख्तलिफ डाटा दिए जाते हैं, तो उनका मुवाजना करने के लिए उनको हम तरतीब से लिखते हैं और उनका देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमें दी गई उससे हमें जो प्रोडक्ट मिला, आया वो किसी हद तक ठीक था या कि किसी हद तक नहीं ठीक। तो लास्ट पे हम सेकंड लास्ट पे हम समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में सारा जो हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होता है उसको हम डाटा फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम नंबर्स की सूरत में लिखते हैं और उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। किसमें? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के अंदर। लास्ट पे हमारे पास है जी रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, सारा डाटा को इकट्ठा करने के बाद वो हम उस सारे रिजल्ट को, जो उससे हमें एक नतीजा मिलता है, उसको हम आखिर में जो लास्ट स्टेप है उसमें यदि रिपोर्टिंग द रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम रिपोर्ट करते हैं। कहाँ पे रिपोर्ट करते हैं जी? मैगजीन्स, जर्नल्स और ये जो मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसमें जो टीचर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स, वो सारे सेमिनार्स के अंदर अपना रिजल्ट शो करते हैं, अपना सारा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, अपनी रिसर्च दिखाते हैं। तो इस तरह जो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट को रिपोर्ट किया जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिश किया जाता है इसको, अपने सारे उस एक्सपेरिमेंट को, अपने सारे उस साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रॉब्लम जो उसने सॉल्व किया होता है उसको। तो लास्ट में हम भी रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स करते हैं। ये है कि जो लोग, जिन लोगों के जहन में भी कोई क्वेश्चन होता है, उस हवाले से वो फिर उसको कैच करते हैं और उस बात से फ़ायदा भी उठाते हैं और उसी बात से आगे मुख्तलिफ नए कॉन्सेप्ट्स भी निकलते हैं और नई चीज़ें भी जन्म लेती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है और चलता रहेगा। इस सारे टॉपिक में अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।